चलो इंटरफेरेंस रिवाइज करते हैं। When two or more waves act simultaneously at the same point, net displacement will be vector sum of individual displacements। मतलब अगर दो वेव्स हैं y1 और y2 और वो किसी पॉइंट पर एक साथ अप्रोच करती हैं तो y1 डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर देना चाहेगी इक्वल टू y1 और y2 वेव देना चाहेगी इक्वल टू y2। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। और अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में हो तो ये वेक्टर सम सिंपल एल्जेब्राइक सम में बदल जाएगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में है तो जब y1 y2 एक साथ एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, जब y1 y2 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह से एल्जेब्राइक सम हो जाएगा। और अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में नहीं होंगे तो वेक्टर सम होगा। तो हमारे सिलेबस में सिंपल केस है कि एक ही प्लेन में दोनों वेव्स हैं और सिंप्लीफाइड केस दैट दोनों डिस्प्लेसमेंट्स एक ही लाइन में है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 y2 की वजह से हो जाएगा y1 प्लस y2 एल्जेब्राइक सम साइन के साथ। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी y1 प्लस y2 के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड करेगी दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस अगर सिंप्लीफाइड करूं तो साइन के एंगल में ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो y1 का फेज और y2 का फेज होगा। तो दोनों के साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट है उसे फेज ऑफ y1 और फेज ऑफ y2 लेते हुए फेज डिफरेंस का मतलब फेज ऑफ 1 डिफरेंस फेज ऑफ 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां ध्यान दो phi1 phi2 क्या है? इनिशियल फेज x1 पाथ ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट वेव बिफोर रीचिंग टू पॉइंट P और x2 क्या है? पाथ ट्रेवल्ड बाय सेकंड वेव बिफोर रीचिंग टू पॉइंट P। दोनों एक ही टाइम पर P पर पहुंच रही हैं इसलिए देखो टाइम सेम है दोनों का। तो फेज डिफरेंस हो गया कि x1 डिफरेंस x2 प्लस phi1 डिफरेंस phi2। अब अगर मान लें हम कि इनिशियल फेज दोनों का सेम है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और एक सिंपल फेज डिफरेंस हमें मिलेगा कि भाई किस पर डिपेंड कर रहा है दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस? पाथ डिफरेंस पर। और k क्या है? वेव नंबर 2 बाई लेमडा। तो हमने कंक्लूड किया कि दोनों वेव्स के पाथ में जितना डिफरेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि दोनों वेव P पर किस फेज में मिल रही हैं। तो एक केस देखते हैं जिसमें एक वेव 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ एंड हाफ वेवलेंथ 2.5 वेवलेंथ का रास्ता कवर करके आती है और दूसरी 1 वेवलेंथ एंड हाफ वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना हुआ? लेमडा। तो देखो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट पड़ रहा है। हम क्या समझेंगे कि दोनों वेव्स के बीच अगर लेमडा पाथ डिफरेंस हो तो सेम फेज में दोनों ओवरलैप होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर हमको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमा कहेंगे उसको। तो अगर y1 का एम्पलीट्यूड a1 है और y2 का एम्पलीट्यूड a2 है तो नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज a1 प्लस a2 स्क्वायर या नेट एम्पलीट्यूड इज a1 प्लस a2 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी √i1 प्लस √i2 स्क्वायर। अब दूसरा केस देखते हैं। इसमें एक वेव 1 कंप्लीट वेव, सेकंड कंप्लीट वेव एंड हाफ और दूसरी वेव 1 कंप्लीट वेव एंड सेकंड कंप्लीट वेव। तो ये 2 लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये 2 लेमडा और लेमडा बाई 2। तो इनके बीच पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का है। तो ऑटोमेटिकली एक क्रस्ट एक ट्रफ पे पड़ रहा है। ये दोनों वेव्स एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी और यहां पर हमको मिनिमम इंटेंसिटी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट इज A1 डिफरेंस A2। ये मिनिमम एम्पलीट्यूड स्क्वायर है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 डिफरेंस A2 और मिनिमम इंटेंसिटी √I1 डिफरेंस √I2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi होता है। ये हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हैं। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos phi होता है जहाँ phi इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। यहाँ रिकॉल कर रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर्ड और कैरीड बाय वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड वेलोसिटी। तो बाकी चीजें यहाँ पर दोनों वेव्स के लिए सेम होंगी। तो इंटेंसिटी मेनली एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करेगी और इसीलिए हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले से इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से कंक्लूड किया है। तो हम कंक्लूड करेंगे कि अगर दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एंड सो ऑन, तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में क्वेश्चन आता है तो A1 प्लस A2।
अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो या पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से और मिनिमम एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से। तो फाइनली हम अगर डिफाइन करें इंटरफेरेंस को, तो मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन टू और मोर कोहेरेंट वेव्स सुपरइम्पोज ओवर ईच अदर, इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब आ जाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, जिसने पहली बार इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट हमको दिखाया। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एक स्लिट एस पर डालते हैं तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट स्लिट एच से ओरिजिनेट होता है और स्लिट एस के आगे इक्वल डिस्टेंस पर बहुत पास दो और स्लिट्स होती हैं जो बहुत फाइन होती हैं। तीनों स्लिट्स बहुत फाइन है, इक्वल डिस्टेंस पर है एस से S1 S2। तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो एस से ओरिजिनेट हुआ वो S1 S2 पर इंसिडेंट होता है। S1 S2 से सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट होती हैं जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट है वहां से, और स्क्रीन पर जाकर इंटरफेयर करती हैं और हमको एक स्पेशल पैटर्न देती हैं जिसमें इक्वल इंटेंसिटी और इक्वल विड्थ के ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से ध्यान से देखो, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये सब इक्वल इंटेंसिटी की ऑलमोस्ट है, और इनके बीच में डार्क फ्रिंजेस हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और वो भी ऑलमोस्ट इक्वल विड्थ की हैं। ये मैक्सिमा डिफ्रैक्शन का है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और उसके बाद आप डिफ्रैक्शन के बाकी मैक्सिमा भी देख सकते हो जिसमें इंटेंसिटी इतनी कम है फिर भी आप इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस की वजह से देख सकते हो। तो जब दो स्लिट्स ओपन होंगी तो डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है उसमें मैक्सिमा डिफरेंट ऑर्डर का रीडिस्ट्रीब्यूट करता है खुद को, इंटेंसिटी को, और इंटरफेरेंस पैटर्न सुपर इम्पोज हो जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न पर। लेकिन इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन पैटर्न तय करता है कि डिफरेंट फ्रिंजेस की क्या होगी। तो S1 S2 से चलकर सेकेंडरी वेवलेट्स जब स्क्रीन पर पहुंचती हैं तो डिफरेंट पोजीशन पर स्क्रीन के वो इंटरफेयर करती हैं और डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं। अब फ्रिंज विड्थ डिराइव करने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकली हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखें जरा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं। स्क्रीन और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस है, और जो वेवलेंथ है वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं जो स्क्रीन एस पे पड़ रही है। यहां से इक्वल डिस्टेंस पर S1 S2 है, यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट होती हैं वो स्क्रीन पर जाकर इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। तो इन दो अप्रॉक्सीमेशंस का, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस से बहुत बहुत बड़ी है। एक्चुअली जो दो स्लिट्स होती हैं वो इतनी पास होती हैं कि अगर हम सिर्फ इतने ही स्केल में, पेपर के स्केल में देखें तो हम देख सकते हैं कि S1 S2 से जो रेज निकलती हैं वो इस पॉइंट पर जाकर लगभग जीरो एंगल पर मिल रही हैं। यानी इन दोनों रेज को हम एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं, यही तो जीरो एंगल बिटवीन द टू रेज का मतलब हुआ। तो ये अप्रॉक्सीमेशन फैसिलिटेट करता है कि जो रेज यहाँ से हम चलाएंगे वो सारी की सारी, ये सेंटर से जो हम एज्यूम करें और यहाँ से S2 से, ये तीनों लगभग इतने कम एंगल पर मिल रही हैं कि पैरेलल टू ईच अदर है। और ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये फैसिलिटेट करता है कि ये जो एंगल है ये बहुत 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 छोटा है, इतना छोटा कि हम साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इन दो वेव्स को लेते हैं, S1 S2 से दो रेज को लेते हैं जो P पर जाकर किसी रैंडम पॉइंट पर मिलती हैं। इससे पहले हम सेंटर पर अगर देखें तो S1 से O पर और S2 से O पर जो वेव्स पहुंचेंगी वो इक्वल पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगी। तो O पर दोनों जीरो पाथ डिफरेंस पर मिलेंगी, यानी जीरो फेज डिफरेंस पर, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहां पर हमें ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे इसको। और अब यहां से वाई एन डिस्टेंस पर एक जनरल पॉइंट P लेते हैं जो कि थीटा n एंगल पर है इस डायरेक्शन से, और इस पर ये दो वेव्स मिलती हैं, बहुत कम एंगल पर मिल रही हैं। ये तीनों रेज इस हिसाब से एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अब हम यहाँ पर मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री लगाएंगे। इस शेडेड पार्ट को देखो, ये ट्राइंगल, और इस शेडेड पार्ट को देखो, दो वेव्स जो यहाँ पहुंच रही हैं उनके बीच कितना पाथ डिफरेंस है। इसके लिए छोटी रे से लंबी रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये जो S2m, इसको m कह देते हैं, S2m जो लेंथ आती है ये है पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अब ये कितना है, इसके लिए ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। ये एंगल थीटा n है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा n होगा। ये 90 है तो फिर ये एंगल थीटा n हो जाएगा इस अप्रॉक्सीमेशन की वजह से।
तो हमने कहा कि अगर ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है तो ये पाथ डिफरेंस हो गया d साइन थीटा। तो d साइन थीटा अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा के बराबर हुआ, पाथ डिफरेंस n लेमडा के बराबर हुआ, तो यहाँ पर nth मैक्सिमा मिलेगा। तो हमने कहा nth मैक्सिमा की कंडीशन हो गई ये। लेकिन अगर d साइन थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा तो ये nth मिनिमा की पोजीशन हो जाएगी। अब फ्रिंज विड्थ क्या है और उसे कैसे हमने एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया? फ्रिंज विड्थ हमने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इज डिफाइंड एज फ्रिंज विड्थ। तो अगर ये दो नेबरिंग ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस ये फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। और इस लिहाज से हमने एक nth फ्रिंज ली और एक n माइनस फर्स्ट फ्रिंज ली। इन दोनों की पोजीशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग yn निकाली ज्योमेट्री की हेल्प से। देखो कैसे। हमने कहा कि nth ब्राइट फ्रिंज तब मिलेगी जब पाथ डिफरेंस n लेमडा के बराबर होगा, तो साइन थीटा n लेमडा अपॉन d हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर लेमडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तुम सोचो कि अगर 1/10 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस है बिटवीन द टू स्लिट्स, तो लेमडा यानी कि 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 8000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच की रेंज, तो ये जस्टिफाइड है कि लेमडा डी से बहुत छोटा है। और ऐसे में लेमडा डी से बहुत छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है, तो साइन थीटा तो बहुत 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 छोटा हो गया। और इतने छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा इसको पकड़ा हमने और हम जियोमेट्री के लिए फिर से वापस डायग्राम पे गए। इस शेडेड ट्राइंगल में से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज yn डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये वैल्यू हमने साइन थीटा की जगह टेन थीटा रखा और टेन थीटा की जगह yn अपॉन कैपिटल D। तो साइन थीटा की जगह इस अप्रोक्सीमेशन से टेन थीटा रखा और इसकी जगह ये वैल्यू रखी, तो हमको nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन स्क्रीन पर मिल गई सेंट्रल मैक्सिमा से। सिमिलरली n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई सेंट्रल मैक्सिमा से। तो अब दो अगल बगल वाली ब्राइट फ्रिंज के बीच की पोजीशंस का डिफरेंस ही तो फ्रिंज विड्थ होगा। ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ये n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच का डिफरेंस फ्रिंज विड्थ देगा हमको। तो हमने nth ब्राइट फ्रिंज और n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच के पोजीशन के डिफरेंस को फ्रिंज विड्थ के बराबर रखा, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आ गया लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। 2019 में आया था, 20 में नहीं आया था। मेरे हिसाब से ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो कि ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। बहुत सिंपल सा हिसाब है। अगर आप लेमडा बढ़ाएंगे, वॉयलेट की जगह रेड कर देंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम यंग्स डबल स्लिट में यूज करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। इसी तरह से स्क्रीन को आप पीछे खिसकाकर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ कम होगी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अंडरलाइन करूं, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज देखो, इट इज n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एक्चुअली ये क्या है? ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस। तो nth ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन है वो अगर तुम जनरलाइज करो तो पाथ डिफरेंस इनटू d अपॉन स्मॉल d। सिमिलरली अगर आप nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन जनरलाइज करो तो वो भी होगी पाथ डिफरेंस इनटू d अपॉन स्मॉल d। और इस तरह से हम लोग स्क्रीन पर कहां पे कौन कौन सी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ये बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, ब्राइट फ्रिंज अगर हम इस समय सोच रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जनरल क्या फॉर्मूला पोजीशन का मिला था? पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब ये है वो पॉइंट जहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों सेम पाथ ट्रेवल करके मिली और यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा दिया। अब हम इससे थोड़ा ऊपर उठे तो ये वाली कम पाथ ट्रेवल करके जाएगी और ये वाली ज्यादा पाथ ट्रेवल करके जाएगी इस पोजीशन पर। तो दोनों के बीच जब पहली बार पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी, लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी। d बाई डी हर जगह है और उससे पहले पाथ डिफरेंस है। पहला मिनिमा तब मिलेगा जब 0 पाथ डिफरेंस की जगह पाथ डिफरेंस बढ़कर लेमडा बाई 2 हो गया। अब और ऊपर चले तो 0 पाथ डिफरेंस से लेमडा बाई 2 हुआ तो पहला मिनिमा, और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 से बढ़कर लेमडा हो गया तो पहला मैक्सिमा मिला और पोजीशन पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन। फिर और ऊपर चले तो पाथ डिफरेंस लेमडा से 3 लेमडा बाई 2 हो गया और हमें दूसरा मिनिमा मिला, पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी। और ऊपर चले तो पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 से बढ़कर 2 लेमडा हो गया और हमें दूसरा मैक्सिमा मिला, पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी। तो अब ऐसे अगर कोई हमसे पूछे कि 5th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, तो ब्राइट फ्रिंज हमको तब मिल रही है, पहली जब लेमडा, दूसरी जब पाथ डिफरेंस 2 लेमडा, तीसरी जब पाथ डिफरेंस 3 लेमडा।
तो फिफ्थ जब पाथ डिफरेंस 5 लेमडा, तो नाइन्थ जब पाथ डिफरेंस 9 लेमडा। तो पोजीशन कैसे होगी? पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। तो अगर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो बड़ा सिंपल है, जो भी ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उतने लेमडा का पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। डार्क फ्रिंज के केस में हमें ध्यान रखना होगा कि पहला मिलेगा जब लेमडा बाई 2, दूसरा मिलेगा जब 3 लेमडा बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो दूसरा मिलेगा तो 3, थर्ड तो फिफ्थ, फोर्थ तो सेवेंथ। तो अगर कोई हमसे कहे कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तब मिलेगी जब पोजीशन होगी 5 लेमडा इंटू डी बाई डी। और अगर हमसे कोई कहे फिफ्थ डार्क फ्रिंज, तो हम काउंट कर लेंगे, पहला तब मिला जब लेमडा बाई 2, दूसरा तब मिला जब 3 लेमडा बाई 2, तीसरा तब मिला जब 5 लेमडा बाई 2, फोर्थ तब मिला जब 7 लेमडा बाई 2, तो फिफ्थ तब मिलेगा जब 9 लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस 9 लेमडा बाई 2। तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज, पाथ डिफरेंस 9 लेमडा बाई 2 और साथ में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जोड़ दिया तो पोजीशन हो गई। तो जनरलाइज पोजीशन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, पाथ डिफरेंस इनटू डी अपॉन स्मॉल डी। और हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज और किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला और ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। नाउ कम टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, essential condition to observe interference pattern. Two sources must be coherent. What are coherent sources? Coherent sources are those sources which have constant phase difference with time. To obtain sustained interference with good contrast, जो आपको दिखाई दे interference pattern स्क्रीन पे आराम से, the first thing that sources must be monochromatic, single wavelength light. Frequency of two waves should be exactly same, नहीं तो sources coherent नहीं हो पाएंगे. Then amplitude of the two waves must be either equal or nearly equal, नहीं तो contrast अच्छा नहीं मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच अच्छा डिफरेंस इंटेंसिटी का नहीं मिलेगा. Slits must be very fine and close to each other. तो हमारा अप्रोक्सीमेशन ही तभी वैलिड है. Then screen must be far away from the slits. फिर से हमारा अप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड है. And displacement produced by the two waves must be in single line to find a good contrast. Now frequently asked question is that can two independent sources be coherent? No, two independent sources can never be coherent. Why? Because light emission by individual atom is a random phenomena. कब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, लौटेगा, और लौटते समय लोअर स्टेट में कब, किस समय, किस लोअर स्टेट में लौटेगा और लाइट एमिट करेगा, लाइट पल्स, ये बिल्कुल रैंडमली चॉइस होती है इलेक्ट्रॉन की. So this is a random phenomena. The electron can return through any path randomly and radiate pulse of light randomly at any time. So two independent sources can never ever be coherent sources. तो coherent sources पाने के लिए क्या करते हैं? Therefore coherent sources are always derived from the same source. जैसे यहाँ सिंगल स्लिट से S1 S2 पे लाइट डाली जा रही थी, तो S1 S2 S से डिराइव थे. उससे क्या होता है? Any change in the parent source S is shared by both the derived sources S1 S2. So the phase difference between the two will remain same. जो phase एक में चेंज हुआ वही दूसरे में चेंज हुआ, तो डिफरेंस सेम रहेगा, टाइम के साथ बदलेगा नहीं. तो जहां आपको स्क्रीन पे ब्राइट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वहां कंस्ट्रक्टिव मिलता रहेगा, जहां डिस्ट्रक्टिव हो रहा था वहां डिस्ट्रक्टिव मिलता रहेगा और आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा. टू सोर्सेज कैन बी डिराइव्ड बाई टू मेथड्स फ्रॉम सेम सोर्स. बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है. बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसका मेथड है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. अब कैसा सोर्स होगा और कैसी फ्रिंज दिखाई पड़ेगी? अगर स्लिट के फॉर्म में सोर्स है तो फ्रिंज स्ट्रेट बैंड्स मिलेंगे. अगर स्लिट रिप्लेस हो गई पिन होल से तो आपको लगेगा कि सर्कुलर रिंग्स मिलेंगी. नहीं, फ्रिंजेस आर हाइपरबोलिक. और अगर दो सोर्सेज जो पॉइंट सोर्सेज हैं वो इस तरीके से अरेंज होने की जगह इस तरीके से अरेंज हो, तो भी तो स्क्रीन पे पहुंचते समय पाथ में डिफरेंस होगा, तो भी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन तब आपको सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी. और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? अगर रेड लाइट रिप्लेस हो गई ब्लू लाइट से, वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी. इफ यंग्स एपरेटस इज इमर्ज्ड इन सम लिक्विड, हमेशा ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लाइट्स स्पीड इन सम मीडियम है, और जब इसकी जगह आप एफ लैम्डा रखोगे आपको पता है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लेकिन वेवलेंथ चेंज होती है. तो एक्चुअली किसी भी और मीडियम में जो वेवलेंथ है वो एयर के कंपैरिजन में कम ही होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हवा से ज्यादा है यानी 1 से ज्यादा है तो वेवलेंथ किसी भी मीडियम में जो एयर से डेंसर है हमेशा डिक्रीज करेगी. तो जब हमने एपरेटस को किसी लिक्विड में इमर्ज किया, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ऑब्वियसली एयर से यानी 1 से ज्यादा है, तो वेवलेंथ उस लिक्विड में डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी वेवलेंथ तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज करेगी. अब अगर स्लिट्स पास पास लाई जाती हैं, डी कम होता है तो भी बीटा इंक्रीज कर जाएगा.
इसके अलावा अगर स्लिट विड्थ इंक्रीज करी जाए, यानी स्लिट को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, खोल दिया जाए, then it will act as group of several slits and each slit will produce its own interference pattern which will overlap over each other and the interference finally we are getting on the screen will be indistinct. Then very important, if a thin film is placed in front of one of the slit like this, then what will be the observation on the screen? So the entire interference pattern will shift towards the beam in the path of which the film is placed. तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा अगर इस रे के पाथ में ये फिल्म रखी गई है। और ये शिफ्ट कितना होगा, अगर इस स्लिट का, इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और थिकनेस t है, तो जो शिफ्ट होगा पैटर्न में वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। देन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ व्हाइट लाइट देन सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट बिकॉज पाथ डिफरेंस फॉर ऑल द वेवलेंथ्स इज जीरो देयर। लेकिन उसके बाद वी विल हैव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इंडिविजुअली। रेड का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का, येलो का अलग होगा और वो इंटरफेरेंस पैटर्न ओवरलैप करेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज के बाद हमको दोनों साइड में कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी। और पहला मिनिमा और पहला मैक्सिमा किसका होगा? पहला मिनिमा लेमडा बाई 2 पे मिलता है। जिसकी लेमडा कम है उसका मिनिमा सबसे पहले मिलेगा, यानी जिसकी लेमडा कम है यानी वॉयलेट का मिनिमा सबसे पहले होगा और रेड का मिनिमा सबसे बाद में होगा। इसी तरह से वॉयलेट का मैक्सिमा सबसे पहले होगा फर्स्ट और रेड का मैक्सिमा सबसे बाद में होगा। तो हम लोगों को जो कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी उसमें भी पहले वॉयलेट दिखेगा और लास्ट में रेड दिखेगा। और ऐसा व्हाइट सेंट्रल फ्रिंज के दोनों तरफ होगा। देन इफ वन ऑफ द टू स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज क्लोज्ड, हम डिफ्रैक्शन में भी इसे पढ़ चुके हैं, देन व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन? द इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर। जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है इन द फ्रिंजेस वो डिसअपियर हो जाएगा और हमें सिर्फ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा जिसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है और उसके बाद चौड़ा सा मैक्सिमा और उसके दोनों तरफ फेंट मैक्सिमा मिलते हैं। और अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पोजीशन पर मिनिमा है और किस पोजीशन पर मैक्सिमा है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का ग्राफ है देखो, और ये मिनिमम इंटेंसिटी की पोजीशन है। और हमें पता है कि पहली मिनिमम पाथ डिफरेंस इंटू डी बाई डी, दूसरा मिनिमा पाथ डिफरेंस इंटू डी बाई डी, तीसरा मिनिमा पाथ डिफरेंस इंटू डी बाई डी, सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो ये है पोजीशंस और ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी और ये है मिनिमम इंटेंसिटी। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये पूरा पोर्शन एक्चुअली इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी फ्रिंज विथ एंगुलर टर्म्स में पूछ लेते हैं। एंगुलर टर्म्स में nth ब्राइट फ्रिंज आपको इससे मिलेगी। थीटा एन हमें पता है बहुत छोटा है, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लेमडा पाथ डिफरेंस है। अब पोजीशन अगर आपने नहीं ली है, एंगुलर पोजीशन ले रहे हैं, तो सीधे यहीं से आप ले लेंगे एन लेमडा पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल डी। तो थीटा एन इज एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये एंगुलर पोजीशन है nth फ्रिंज की। सिमिलरली एन माइनस फर्स्ट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन पाथ डिफरेंस हो गया एन माइनस 1 लेमडा और अपॉन स्मॉल डी। तो एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे? nth ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन माइनस एन माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन। तो देखो फ्रिंज विड्थ में केवल एक चेंज फॉर्मूले में आएगा कि कैपिटल डी एब्सेंट है यहाँ पर। अगर आप y के टर्म्स में फ्रिंज विड्थ निकालेंगे पोजीशन के टर्म्स में तो कैपिटल डी यहाँ पर आएगा, और अगर एंगुलर विड्थ निकालेंगे डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं तो यहाँ कैपिटल डी नहीं रहेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो 19 में आया है पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखना है। 3 years, 1 condition for sustained interference, what is coherent source, then effect on fringe width, if red color is replaced with yellow or violet, if slits are brought closer to each other, monochromatic source is replaced by a white light। तो कई बार पूछा जा चुका है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड वंस हैं। इसके बाद कैन 2 सोडियम वेपर लैम्प्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स? नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ, अगर एक बार 660 नैनोमीटर और दूसरी बार 330 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कराएं यंग्स डबल स्लिट एपरेटस पर। पाथ डिफरेंस फॉर 5th ब्राइट बैंड 2010 में इस तरह का क्वेश्चन 5th ब्राइट बैंड के लिए, 10th ब्राइट बैंड के लिए, तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2 ways ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा ये यहाँ भी देखो, और ये क्वेश्चंस यहाँ भी ये रिपीट हुआ है। इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 18 में आया है और ये 2022 में मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बार यानी 19 में उन्होंने
फ्रिंज विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ पूछी थी। तो वैसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन नहीं है, मुझको फ्रिंज विथ ही एक्सपेक्टेड है। एंगुलर फ्रिंज विथ एक बार पूछा गया है 2019 में। तो ये तो पिछले साल के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग क्वेश्चंस, डेफिनेशंस वगैरह। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह के पूछे गए हैं। 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा 1 700 नैनोमीटर है। 10th bright fringe is at some position P on the screen. If lambda 1 is replaced with the wavelength lambda 2 500 nanometer, then find which bright fringe of this wavelength is obtained at the same position. तो सबसे पहले 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लिख ली। देखो याद करो, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। तो 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लिख ली और अब माना कि nth ब्राइट फ्रिंज 500 नैनोमीटर की इसी पोजीशन पर मिलेगी। तो अब nth ब्राइट फ्रिंज की भी पोजीशन का फॉर्मूला लिख लिया, पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज इनटू डी बाई डी। एम सिंबल यूज कर रही हूं मैं, तो यहां भी mth ब्राइट फ्रिंज कर देते हैं। तो ये mth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हो गई और ये पोजीशन एक ही है। तो y10 इज इक्वल टू ym। पोजीशंस इक्वेट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 14th ब्राइट फ्रिंज। 2015 में पूछा गया है, वेवलेंथ दी है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस दी है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस दी है, फ्रिंज विड्थ पूछी है और डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले को लिखकर उसके बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक नंबर फॉर्मूले का और एक सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का होता है। तो हमेशा फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जरूर दिखाना है, तब कैलकुलेशन और एक नंबर रिजल्ट का होता है। तो ये रिजल्ट मिला हमको। अब पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज हमको बार बार याद रखना है, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। 10th ब्राइट फ्रिंज मतलब 10 लेमडा, तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो फ्रिंज विड्थ ही है, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू यहाँ रख दी और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उन्होंने कहा कि स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पर है स्लिट से। इफ स्क्रीन इज मूव्ड बाय दिस मच डिस्टेंस टूवर्ड्स द स्लिट, पास ले आए, देन चेंज इन फ्रिंज विड्थ इतना है। सो फाइंड लेमडा ऑफ द लाइट, स्मॉल डी गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि प्रीवियसली फ्रिंज विड्थ मान लो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी हो, जो वैल्यूज दी हैं वो रख दी। इसके बाद जब d को d माइनस इतनी डिस्टेंस कर दिया तो फ्रिंज विड्थ मान लो बीटा डैश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस या चेंज इतना है, तो इसका मतलब बीटा माइनस बीटा डैश गिवन है ये। तो बीटा माइनस बीटा डैश लिखा और बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू रखी। जो कैलकुलेशन था उसे सिंप्लीफाई किया तो देखो हमको लेमडा की वैल्यू 6 × 10⁻⁻7 मीटर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यह ध्यान रखना है कि आंसर हमको नैनोमीटर में देना है क्योंकि बोर्ड हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। 2020 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, लेमडा गिवन है, फ्रिंज विड्थ पूछी है और 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फिर से एक बार रिपीट हुई है। तो सिंपली फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फ्रिंज विड्थ निकाल ली और पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज इज पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब 2017 में देखो क्वेश्चन है, लेमडा की वैल्यू दी है, 5th ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.48 मिलीमीटर, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस दी है और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस और फ्रिंज विड्थ पूछी है। तो 5th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पहले हमने लिख ली, पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो स्मॉल डी मिल गया। स्मॉल डी एक बार मिल गया तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला रखकर आपको सिंपली वैल्यूज रखनी है और आंसर निकाल लेना है। 2012 में वेवलेंथ, कैपिटल डी, फ्रिंज विड्थ दी है और सिंपली स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। फॉर्मूला रखकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 6th ब्राइट फ्रिंज इज दिस। स्मॉल डी, कैपिटल डी दिया हुआ है। क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ यूज्ड नैनोमीटर में पूछी है। तो सबसे पहले हमने 6th ब्राइट फ्रिंज की और 1st ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 12.5 मिलीमीटर के टर्म्स में वैल्यूज रखी यहाँ पर y6 y1 की और इसे कैलकुलेट किया तो 5 लेमडा डी बाई डी, तो लेमडा डी बाई डी और ये फ्रिंज विड्थ सीधे मिल गई हमको। इसके बाद लेमडा की वैल्यू इसी से आप सिंप्लीफाई करके 500 नैनोमीटर्स निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, 9th ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 मिलीमीटर फ्रॉम 2nd डार्क फ्रिंज, वेवलेंथ बताओ। तो 9th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। 2nd डार्क फ्रिंज, पहली लेमडा बाई 2 पर तो दूसरी 3 लेमडा बाई 2 पर, तो 3 लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस और साथ में डी अपॉन डी जोड़ के रखो तो ये पोजीशन हो गई। ये बार बार मैं इसीलिए आपको याद करा रही हूँ। तो y9 माइनस y2 इतना हो गया।
यूनिट्स यहाँ पर ध्यान से रखेंगे और लेमडा को कैलकुलेट करते समय सब कुछ मीटर में कर लीजिए और फाइनली आप लेमडा को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर लिखिए, क्योंकि अब बोर्ड हमसे लेमडा नैनोमीटर में एक्सपेक्ट करता है। तो 5890 एंगस्ट्रॉम या 589 नैनोमीटर। 2008 में क्वेश्चन आया है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 1 मिलीमीटर, और दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस भी 1 मिलीमीटर है। कैपिटल डी 1 मीटर है, फाइंड लेमडा। तो एक्चुअली 1 मिलीमीटर दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के, पहले ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस है। इसका मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा से पहला ब्राइट फ्रिंज 0.5 मिलीमीटर पे है। तो ये जो y1 है ये हमने आराम से लिख लिया, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी। अब यहां से हमको लेमडा मिल गया। आपने वैल्यूज जो गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट करी, यूनिट को ठीक से कन्वर्ट किया, सारा का सारा पहले मीटर में, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में फाइनली कैलकुलेट करके रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमडा 1 और लेमडा 2 दो वेवलेंथ्स के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न निकाला गया एक ही एपरेटस से, कैपिटल डी इतना, स्मॉल डी इतना। तो कहा गया है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन मैक्सिमा ऑफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 कोइंसाइड्स। किसका कौन सा मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा नहीं पता, लेकिन अगर आप पोजीशन को देखो तो जो वेवलेंथ छोटी है उसका जो मैक्सिमा है वो कोरस्पॉन्डिंग बड़ी वेवलेंथ के मैक्सिमा से पहले पड़ेगा। तो हमने माना कि एमिथ मैक्सिमा ऑफ लेमडा 2 कोइंसाइड्स विद एनिथ मैक्सिमा ऑफ लेमडा 1, यानी पोजीशन सेम है। तो एमिथ मैक्सिमा ऑफ लेमडा 2 पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी, एनिथ मैक्सिमा ऑफ लेमडा 1 पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी, इक्वेट कर दिया, डी बाई डी कैंसिल हो गया। m अपॉन n इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। m अपॉन n आ गया 3/4, यानी थर्ड मैक्सिमा 6000 एमस्ट्रॉन्ग का फोर्थ मैक्सिमा ऑफ 4500 एमस्ट्रॉन्ग वेव के साथ कोइंसाइड करेगा। तो किसी भी एक मैक्सिमा और उसकी वेवलेंथ की हेल्प से उस पोजीशन को निकाल लेंगे। मान लो 6000 एमस्ट्रॉन्ग का थर्ड मैक्सिमा है तो इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। तो 6000 एमस्ट्रॉन्ग के थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा से, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई डी, वैल्यूज रखी, आंसर मिल गया। मेरे सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं, जिसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां जाकर इनका PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।